नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्राम सेवक के लिए मैं मैथ का जो सेक्शन है वो आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। काफ़ी टॉपिक्स दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही के अंदर करंटली के अंदर अपना जो टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चल रहा है, जिसकी 2 क्लासें दोस्तों हो चुकी है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है ग्राम सेवक की, आप जाके देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही करने वाले हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल यूनिक होगा, बिल्कुल आप विद इन 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल पाएंगे। तरीका देखेंगे, ऑप्शन से भी आज हम तरीका देखने वाले हैं कि किस प्रकार का कई ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं जिनके ऑप्शन से भी हम आंसर निकाल पाते हैं, है ना। तो वो भी तरीका हम देखने वाले हैं। तो अगर ऑल ओवर देखें तो काफ़ी बेहतरीन ये क्लास दोस्तों होने वाली है। और कुछ एज के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जो कि रेशो के साथ जुड़े होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी क्लास बेहतरीन रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें जिससे सभी तक ये पहुँच पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए लिया, इसके ऑप्शन भी मैंने साथ लिए हैं क्योंकि ये प्रश्न लगातार हमें हर एग्जाम में देखने को मिलता है। हो सकता है कि इस पर ग्राम सेवक में देखने को मिले, प्री के अंदर। अब इस प्रश्न को करते किस तरीके से कि अलग अलग एक्स मान के इससे मतलब एक लंबा चौड़ा एक सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन इस प्रश्न को हम विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन देखो, आप जब पेपर देने जाते हो तो ऑप्शन आपके साथ होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कई बार हम ऑप्शन को भी सोल्व करना, ऑप्शन भी देखना चाहिए, क्या पता उसका आंसर हम सोल्व ना करके ऑप्शन से चुटकियों में निकाल लें। जैसे इस प्रश्न को देखेंगे, अगर आप एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे दिया। इस सिक्के कुल 200, यानी अगर इनको जोड़ते हैं टोटल ये 206 रुपये बनते हैं होता है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या यही है कि भी ये है कौन सी है। पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम देखेंगे, देखो 50 पैसे मैं इसको लिख देता हूँ। देखो ये 50 पैसे है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 रुपये, नो डाउट। इसी प्रकार 25 पैसे हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 रुपये, पास में आ रही है। और अब 10 पैसे जो हैं, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/100 हम करेंगे तो 1/10 रुपये आ जाएगा। बात समझ आ रही, ठीक है। ये आएगा। अब आप गौर से देखेंगे कि मान लेता हूं, मैं मानता हूं कि पहला ऑप्शन सही है। हाँ, पहले ऑप्शन से काम करेंगे। मैं ये मानता हूं कि पहला ऑप्शन सही है। अगर पहला ऑप्शन मैं लेता हूं, मान लेते हैं ये ऑप्शन लेता हूं, तो पहले सिक्कों की संख्या 180, देखो इन सब का टोटल है वो 180 आना चाहिए। अगर हम देखें, अगर 180 संख्या है तो 50 पैसे के कितने हो गए, 1/2 रकम जोड़े तो आप कहेंगे 9 2 18 90 हो गए। इसी प्रकार से 400 है सिक्कों की संख्या, 25 पैसे यानी ये रहा, तो इसका कितना रुपये बनता है। 25 पैसे को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, नो डाउट। ये आ गया दोस्तों 100 रुपये। अगर यहाँ पे देखेंगे 200 है, इसका कितना बनता है 10 पैसे का, तो 100 का भाग दे तो 1/10 बनता है, आप कहोगे 20। अब इसको टोटल करो आप, देखो टोटल करेंगे तो 100 और 190 और 200 और 210 बनता है। क्या 210 रकम बनती है क्या टोटल? इन सिक्कों को जोड़ रहे हैं तो ये इसने बताया कि कुल है वो 206 रुपये है। क्या इन सिक्कों का अगर हमने राशि को जोड़ा 210 बनती है? नहीं बनती। इसका मतलब है ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। हमने देख लिया। इस पर आप प्रैक्टिस करो ना, जितना ज़्यादा आप निखार आएगा, स्पीड आपकी बढ़ेगी। अब अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन देखा हमने भी, इसके अंदर पहले 50 पैसे यानी 1/200 है, तो 50 पैसे ना लेकर मैं 1/2 रुपये, क्योंकि जो यहाँ पर जो रकम दे रखी है वो रुपये के अंदर है, न कि पैसे में है। अगर आप इसको काटोगे तो ये आएगा 100 रुपये। फिर है 306 रुपये, इसके लिए है 1/4 रुपये। अगर हम इसको काटते हैं तो 9 चौके 36, आप कहोगे 90 रुपये आ गए। बस में उसके बाद कितना 160 रुपये इंटू में 1/10 रुपया, 0 से 0 यानी 16 आ गया, ठीक है। अब अगर इसको जोड़ते हो तो 100 और 190, 200 206 आता है। कितना आता है 206, यानी अगर इनको टोटल किया तो 206 आ गया। क्या 206 आ रहा है? क्या बिल्कुल 206 आ रहा है, रकम की वैल्यू 206 आ रही है। इसका मतलब है अपना दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अब इस प्रश्न को करने का तरीका आपको देखो, ऐसे प्रश्न रटते भी हैं बच्चे, रटना कहाँ है, सीधा ऑप्शन से निकालो, दिमाग लगाओ इसके अंदर, और इसी प्रकार की लैंग्वेज आएगी वहाँ पे, इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, और ऑप्शन से हम चुटकी में निकाल लेंगे। अब इस पर जितनी बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी स्पीड अपनी तेज हो जाएगी। अब देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा हमने इनको रुपये में चेंज करके और यहाँ पे पूरी रकम निकाल ली तीनों की और ऐड किया, तो इतना बनता है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन होगा। बताओ ये तरीका अच्छा लगा कि नहीं लगा? ठीक है, चलिए नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या कह रहा है, क्या इफ ए का 30% बराबर है बी का 0.25, ठीक है। प्रतिशत नहीं, 1 मिनट, प्रतिशत नहीं है, हाँ ठीक है, इतना ही, प्रतिशत नहीं है। कह रहा है ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो, तो ए बी सी का रेशियो आपको बताना है। अब सिंपल सा तरीका देखिए, कुछ पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, फिर इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ए का 30% इक्वल हम करते हैं बी का 0.25, ठीक है। तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूं, तो आप कहोगे सर ए इंटू में 30% का बट्टे में 100 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, बी इंटू में ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर मैं a बट्टा बी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि b मैंने इस साइड भेजा, ये हो गया 25 और 30 ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ से a और b की वैल्यू फिर आ जाएगी, 5 का 5 5 25, 6 5 30। तो आप कह सकते हैं कि a और b का जो रेशियो आया वो 5 और 6 आ गया है, a/b इन 5/6। सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, b इंटू में 0.25 इक्वल में c इंटू में 1/5। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा ही हम करेंगे इसको सोल्व। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आप करेंगे, मैं इसको b बट्टा c लिख देता हूँ सीधा ही, और ये 1/5 है, और इसको यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये 0.25, और इस पॉइंट को जब हटाता हूँ तो ऊपर दोस्तों 100 चला जाएगा, नो डाउट। 25 चौके 100, तो यानी b और c का जो रेशो आया वो 4/5 आ गया। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब निकालना है ए बी सी का रेशो, ठीक है। ए बी सी का रेशो निकालना है, तो ए बी कितना है, सबसे पहले 5 और 6, तो आपको 5 और 6। बी और सी कितना है, 2 बार भी आया तो 4 और 5, तो 4 और 5 निकाल लो। इसका 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 6 5 30। ये आगे 2 से और डिवाइड हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। ये रेशियो आ गया। बताओ, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल वे में हमने इसको सोल्व किया है, ज़्यादा कोई सोचने वाली बात इसमें नहीं थी। चलिए नोट करें इसको। चलिए दोस्तों, कुछ एज के क्वेश्चन हम देखते हैं। अनुपात के अंदर किस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाता है, जैसे एक सरल सा क्वेश्चन मैंने लिया कि 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। 2 छात्र हैं, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है, पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है, तो दूसरी की आयु बताओ। कहने का मतलब 2 जनों है, उनका जो आयु का डिफरेंस है, दोनों में आयु का जो डिफरेंस हो गया 5 साल का हो गया, 5 साल बड़ा तो आयु का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सिंपल तरीके से इसको करेंगे। अगर अनुपात 2:3 है तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो आ रहा है दोस्तों 1 यूनिट। कितना आ रहा है, 1 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कितना है, 5 साल बड़ा तो 5 साल का आ रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 साल। हमें बतानी किसकी, दूसरी की आयु। दोनों की बता दो, 1 यूनिट की 5 है, तो यहाँ पर देखो इसको 5 से 5 15 साल होगी इसकी तो, और इंटू में 5 इसकी 10 साल होगी। अब आप देख सकते हैं पहला है वो दूसरे से 5 साल बड़ा, देखो 5 साल बड़ा आ रहा है ना। तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न था, फिर भी ऐसे प्रश्नों को बच्चे अक्सर गलत कर देते। क्यों? ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का प्रश्न मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर कर रहा हूँ। 1-2 प्रश्न और करेंगे हम। करके 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान में इतना है और 5 साल पूर्व पीछे चला गया है। पूर्व का मतलब आयु का अनुपात इतना है, और 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर, ये प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट में कितना है, वर्तमान में कितना है, 1:2 है। फिर 5 साल पूर्व यानी 5 साल पहले चला गया, पूर्व यानी यहाँ पर हो गया दोस्तों पास्ट। ये कितना है,
देखो ये 1:3 है। अब 5 साल बाद, अब इसने पूछा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 साल बाद पूछा है, तो यानी फ्यूचर का पूछा है, ये कितना होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कल मैंने एक बात बताई थी, पिता, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो कल वाला वीडियो जरूर देखें, उसे मैंने बताया था शुरू में कि एक पिता और एक बेटी की जो आयु का डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा, जब तक बराबर रहेगा हमेशा, चाहे वो 5 साल बाद पूछे 5 साल पहले पूछे। आज अगर दो व्यक्तियों का आयु का डिफरेंस 10 साल है, आयु में अंतर 10 साल है, तो 5 साल बाद भी आपको 10 साल ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है इनका, इन दोनों का, भाइयों का, वो 1 यूनिट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो दोस्तों 2 यूनिट आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आयु में जो अंतर है ना वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब इसको बराबर करेंगे तो मैंने कल बराबर करने का तरीका बताया था, इसके डिफरेंस को इससे मल्टीपल कर दो, इसके डिफरेंस को इससे मल्टीपल कर दो। इस 1 से करेंगे तो ये दोस्तों पूरा कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पास्ट है ना, तो ये तो सेम टू सेम ही रहेगा, 1:3। अब प्रेजेंट का चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये दोस्तों क्योंकि 2 का मल्टीपल करेंगे पूरे में, तो 2 और 4, और ये फ्यूचर हो गया। अब आप देखो आयु में डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं अक्सर, क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम का, क्वेश्चन आता है फिर भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि 5 साल बाद है, यानी 5 साल बाद इनकी, कहने का मतलब अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तो 5 साल लगे थे, यहाँ पे भी 5 साल लगे थे। अब आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट। देखो यहाँ से यहाँ तक आए तो भी 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, और 1 यूनिट की बढ़ोतरी, क्योंकि ये 5 साल का गैप है बीच में, जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो 5 साल लगेंगे नहीं लगेंगे, तो यानी 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्तों? 5 साल हो गया। 1 यूनिट बराबर 5 साल हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं वर्तमान में कितनी, ये 2 यूनिट है, तो इसको 5 से मल्टीपल करेंगे, इसको 5 से, ये 5 चौका 20 साल, और ये 5 2 10 साल हो गया। इतनी बात है। प्रेजेंट में जो एज है वो 10 साल है और इसकी 20 साल है। हम बता रहे 5 साल बाद, तो 5 साल और जोड़ दो, इसमें 5 साल ऐड कर दोगे तो ये हो गया 15, इसमें 5 और जोड़ दो ये हो जाए 25, तो नो डाउट। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब इसने पूछा कि इनकी आयु का अनुपात बताओ। आयु का अनुपात देखें, 15 और 25 का अनुपात निकाल लो। देखो यहाँ पर 15 और 25 का अनुपात निकाल लो, 5 का जाएगा, 3 5 15, 5 5 25, 3:5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आयु के जो प्रश्न, एज के जो प्रश्न आपको देखने को मिले वो करने हैं। ठीक है, ऐसे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं एज के, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर एज बाय SK नाइक लिखोगे तो आ जाएगा सामने सारे के सारे। ठीक है, और कल मैंने समझाया था इसको बहुत डेप्थ के अंदर, तो वो कल वाली क्लास जरूर देखें जिसमें मैंने इसको डिस्कस किया था। और एज के जब भी प्रश्न आए तो एक्स वैक्स कुछ मत मानो, गड़बड़ी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ये तरीका अगर आप करते हो तो बहुत आसानी से इसका आंसर दोस्तों आप निकाल सकते हो। चलिए नोट करें इसको। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। कह रहा है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु है, उनका योग है वो 100 वर्ष है। कह रहा है कि 5 साल पूर्व पहले इनकी जो आयु का अनुपात इतना है, और 10 साल के बाद में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तरीका वही रखेंगे हम करने का। आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको मान लेते हैं प्रेजेंट में हमें आयु का अनुपात नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं ये, मान लेते हैं यहाँ पर ये अनुपात है, x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, कुछ भी है मैंने एक, लेकिन इनका जो योग है ना वो 100 वर्ष है इन दोनों का। देखो यही तो बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है वो 100 वर्ष है। लेकिन इसने कहा कि 5 साल पूर्व, देखो 5 साल पीछे चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना पास्ट। अब यहाँ पर आपको 2:1 दे रखा है। पिता, ये पिता है, ये पुत्र है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? देखो ठीक है, पिता और पुत्र, इस हिसाब से पुत्र और पिता मत कर देना, लैंग्वेज भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब इसने कहा कि 10 साल के बाद में पिता व पुत्र की आयु, यानी यहाँ से अगर 10 साल चलते हैं, 10 साल बाद में
ये कितना हो जाएगा, इनमें इनका अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। कैसे करोगे इस प्रश्न को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन विद इन 2 सेकंड के अंदर हम इसे सॉल्व कर देंगे। एक चीज़ समझें आप कि यहाँ पर अगर कुछ दिया होता अनुपात तो हम उसका योग करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर अनुपात दे दिया, लेकिन यहाँ पे योग नहीं दिया। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ इसका योग लिख सकता हूँ ना। कैसे? देखो, यहाँ जो योग है पिता और पुत्र की आयु का योग अगर 100 वर्ष है तो 5 साल पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे तो 5 साल पिता के भी कम होंगे और पुत्र के भी 5 साल कम होंगे, कुल मिला के 10 साल पीछे कम हो जाएंगे, तो योग भी तो 10 साल कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर योग 90 होगा। यहाँ पर योग क्या होगा? 90 होगा। क्या इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं? एक बार फिर देखें कि पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो 100 वर्ष है। 5 साल पीछे चले गए तो पिता के भी 5 साल कम हो जाएंगे और पुत्र के भी 5 साल कम हो जाएंगे, कुल मिला के 10 साल कम हो रहे हैं। तो योग में भी 10 साल की कमी होगी, पीछे जाएंगे, पीछे जा रहे हैं तो 90 वर्ष हो गए ना। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये कितना हो गया? 2 और 1 3 यूनिट हो गया। नाउ कि 3 यूनिट बराबर कितना होगा योग? मतलब योग तो 3 यूनिट है लेकिन एक्चुअल में कितना है? 90। तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू तो आ गई 30, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई है। तो यहाँ से हम इसकी एज निकाल लेंगे। तो देखो पास्ट में कितनी एज आ गई आप देखेंगे, 1 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 30 से करते तो 60 वर्ष आ गई है और इसको इससे करेंगे तो 30 वर्ष आ गई। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। बीच में प्रेजेंट है और यहाँ पर फ्यूचर है, बात समझ में आ रही? इसने पूछिए ये इनका अनुपात पूछा है, तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना अपने को, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना तो कितने साल लगेंगे? कि पहले यहाँ आएंगे तो 5 साल तो यहाँ लगेंगे क्योंकि ये 5 साल पीछे की भी, और यहाँ से यहाँ आएंगे तो 10 साल, तो कुल मिला के 15 साल का लगने वाले हैं। ठीक है, देखो 5 साल पहले तो प्रेजेंट पे आएंगे, पहले 5 साल ये लगेंगे, फिर यहाँ से 10 साल लग रहे हैं, तो कुल मिला के 15 साल। तो आप 15 इसमें ऐड कर दें, ये 5 और 1 7 और ये 5 और 4, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। आगे भी इसी दोस्तों आप सोल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल होता है, सॉरी कैंसिल होता है तो 5 से, ठीक है हो जाएगा। 15 पंजे 75 होते हैं, 9 पंजे 45 और फिर 3 से भी मल्टीपल हो जाएगा, 5 3 15 होते हैं और 3 3 9, तो इनका अनुपात है वो 5:3 आ जाएगा। बताओ कैसा लगा तरीका? बिल्कुल यूनिक तरीका मैंने डिस्कस किया है, कहीं पे भी आपको रटने की समझने की वो आवश्यकता नहीं, आप क्वेश्चन का लैंग्वेज से समझ सकते हैं। तरीका जो बताया मैंने, एज के क्वेश्चन अगर इस हिसाब से आप करते हो ना तो कहीं पे भी आपके गलत नहीं होगी। चलिए नोट करें, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि भी इस प्रश्न में यहाँ दिक्कत आई, तो मैं भी समझूं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए नोट करें इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग रेशियो के देखने को मिलते हैं, अब मिश्रण से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कैसे? कह रहा कि 80 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात इतना है, 7:3 है। यदि अनुपात 2:1 करना है तो कितने लीटर पानी डाला जाए? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। कुल मिला के मान लेते हैं ये एक 80 लीटर मिश्रण है, ठीक है। इसमें दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 है, ठीक है बात समझ में आ रही? अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि ये जो अनुपात है ना इसको 2:1 करना है। कहने का मतलब ये तो पुराने वाला फिर हो गया और नया ना ये कह रहा है कि नया वाला ये होना चाहिए। कहने का मतलब इसको ये बनाना है तो कितने लीटर पानी डाला चाहिए, मतलब अगर ये बनाना है तो कितने लीटर पानी। आप गौर से देखेंगे किसको मिलाया जा रहा है, पानी को मिलाया जा रहा है। क्या दूध को छेड़ा गया? नहीं। कहने का मतलब अब हम इस बात से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि सपोज दैट कि पहले 10 किलो दूध था, अब कितना होगा? अब भी 10 किलो दूध हो। क्यों? कि दूध को तो ना तो छेड़ा गया है, दूध बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया है, सिर्फ पानी। अब कह सकते हैं कि पानी 5 लीटर था पहले, अब पानी कितना? अब ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि पानी मिलाया गया है लेकिन दूध को छेड़ा नहीं गया है। इसका मतलब है कि मिल्क की क्वांटिटी है वो बराबर रहेगी। अगर पहले 5 किलो थी या पहले 10 किलो थी, अब भी उतनी ही रहेगी क्योंकि बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है मिल्क को, सिर्फ दूध को छेड़ा गया, सॉरी
पानी को छेड़ा गया है। तो यहाँ देखते हैं, अगर आप एक चीज़ सोचेंगे कि पहले मिल्क कितना था, 7 यूनिट था, अब कितना है, 2 यूनिट। कहने का मतलब है कि पहले मिल्क 7 यूनिट था, अब 2 यूनिट। तो यहाँ तो बदल गया, यहाँ तो मिल्क है वो बदल गया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर पहले 7 था ना, तो अब भी 7 होना चाहिए था। जितनी यहाँ क्वांटिटी थी उतने दूध होना चाहिए था। पानी देखते, पानी 3 था और अब 1 हो गया। हाँ, ये चेंज हो सकता है क्योंकि पानी को मिलाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करना है कि पहले हमें मिल्क को बराबर करना होगा, यानी दूध को बराबर करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, मल्टीपल करो। इसको बराबर करना तो इसको हम किससे करें, 2 से मल्टीपल कर दे, इसको 7 से। देखो 7 2 कितना, 14 हो गया, और ये 7 2 14, तो बराबर हो गया। अब ये जो पुराने वाला जो आया है, अब आप देखो ये रेशो बन जाएगा। इसको 2 से करें तो ये हो गया दोस्तों 14, और ये दोस्तों 6 हो जाएगा। बात समझ आ रही। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये तो नया वाला था, ये भी 14 हो जाएगा, और ये दोस्तों हो जाएगा 7। अब आप बात समझे कि पहले दूध इतना था और अब भी दूध इतना है, लेकिन पहले पानी इतना था और अब पानी इतना है। लेकिन पानी हो सकता है चेंज, लेकिन हमने सबसे पहले दूध की क्वांटिटी वो बराबर कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले दूध इतना है, ये मिल्क है, ये वाटर है। पहले दूध 14 यूनिट था, पानी इतना था, कुल मिलाकर ये 20 यूनिट था। पूरी क्वांटिटी कितनी थी, 20 यूनिट थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी थी, 80 लीटर थी। एक्चुअल में कितनी थी, 80 लीटर थी। तो हम कह सकते हैं कि 20 यूनिट बराबर क्या हो गया, 80 हो गया, 80 लीटर हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लीटर आ जाएगी। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 4 लीटर। और हमें बताना कितना है, कितना पानी डाला गया। अब आप देख सकते हैं कि भैया पहले 6 यूनिट पानी था, अब 1 यूनिट पानी 7 यूनिट हो गए हैं। कहीं ना कहीं पानी की क्या हो रही है, बढ़ोतरी। कितने यूनिट, 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। पानी मिलाया गया है, 1 यूनिट बढ़ गया। और 1 यूनिट की वैल्यू बताते हैं कैसे, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, तो इसको 4 से मल्टीपल करते हैं तो ये 4 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर। कहीं ना कहीं पानी है वो कितना मिलाया गया है, कितना डाला गया है, पानी 4 लीटर। ये पानी की क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मिल्क मतलब बात इतनी सी कि आपको तरीका अगर समझ में आ गया ना, इनको रटना मत। देखो बहुत से फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे कि इस क्वेश्चन के लिए ये कर लो, इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक है। अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और इतने नहीं, इससे पहले बहुत बार मैं अलग अलग एग्जाम का कोर्स करवा चुका हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर मेंसुरेशन को छोड़कर आप, ठीक है, क्षेत्रमिति को छोड़कर उसमें फॉर्मूले होते हैं, वो लगाने पड़ते हैं। उनके अलावा कोई सा भी टॉपिक्स क्यों ना हो, हम कोई भी फॉर्मूला दोस्तों यूज़ नहीं करते हैं। मेरे हज़ारों वीडियो दोस्तों पड़े हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, मैंने एक भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, और बिल्कुल कंसेप्ट के बेस के चलते हैं। जिससे कि सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों आपको ये होता है कि आप रटते नहीं, चीज़ों को समझते हैं। याद रखने वाली कोई इसमें बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल यूनिक मेथड मैंने आपके साथ दोस्तों डिस्कस किया है। नोट करें इसको दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो आज की क्लास रही ये बेहतरीन रही हुई आप सभी के लिए। एक और क्लास हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे कल दोस्तों लेंगे। उसके बाद जितने भी ये वीडियोज़ आए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सफिशिएंट है आपके ग्राम सेवक के लिए, ठीक है। ग्राम सेवक के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये जो तरीका मैंने बताया है, जितने टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कल का एक वीडियो और आएगा, उसमें भी हम काफ़ी अच्छे टाइप डिस्कस करेंगे। वहाँ से आप आराम से दोस्तों कवर कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। देखो पटवार के अंदर जिन बच्चों ने विश्वास दिखाया था, मैंने कंप्लीट कोर्स करवाया था, लगभग 80 से 85% क्वेश्चंस वही देखने को मिले थे। मतलब जो पैटर्न था कुछ सिमिलर थे। उसके बाद मैंने एनटीपीसी का भी एक कंप्लीट कोर्स करवाया था। जब एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो पैटर्न मैंने करवाया था अलग से, वो देखने को मिले थे। रीट का हमने ऑफलाइन कोर्स करवाया था। लगभग आप मान के चलो कि 90% क्वेश्चंस सेम टू सेम है। यानी मैथ का एक पैटर्न होता है कि हर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने पूरा एनालिसिस किया शुरू में कि ग्राम सेवक में पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कैसा प्रश्न पूछा गया, ये भी हमने डिस्कस किया। तो मेरे हिसाब से परी के अंदर ज़्यादा आपको कोई हार्ड लेवल देखने को नहीं मिलेगा।
बिल्कुल इजी लेवल ही देखने को मिलेगा, इतना कोई हाई स्टैंडर्ड। हाँ, मेंस के अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने प्री और मेंस दोनों के साथ करवाए हैं। फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी जब प्री हो जाता है तो उसके मेंस के लिए भी आपको मैं बहुत सी चीज़ें अवेलेबल कराऊं। तो इसके लिए आपको लगातार जुड़े रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रखना होगा। कोई भी डाउट आता तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, एक और क्लास हम रेशियो प्रोपोर्शनल करने वाले हैं, तो लगातार जुड़िएगा। मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।